IAS Academy. Myself Dr. Vijay Pratap Sahi, Director of Royal IAS Academy. स्टूडेंट्स, ये सारे लेक्चर्स जो भी हम आपको इस सीरीज में डाल रहे हैं वो सारी की सारी जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी हम सभी उनकी ऑनलाइन सीरीज आपको डालते रहेंगे और आप सभी को इससे डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू। लास्ट लेक्चर में हमने जो फिनिश किया था वो 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म के बाद से, तो आज हम उसके आगे शुरू करेंगे। तो आज हम जान रहे हैं इस लेक्चर में दिल्ली दरबार है, फिर दिल्ली दरबार और उससे फर्दर हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें खास हुई और दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। तो दिल्ली दरबार क्या है? दिल्ली दरबार बेसिकली 1911 में हुआ था। इसके पहले का दिल्ली दरबार अगर हम देखेंगे तो वो दिल्ली दरबार ये थर्ड था। इसके पहले जो दिल्ली दरबार था वो हुआ था 1877 में, लॉर्ड लिटन के समय किया गया था। उसमें बेसिकली क्या हुआ था कि जैसे आप सभी को तो ये मालूम है कि 1858 के बाद जो है लास्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे पावर ट्रांसफ़र हो गए थे उसके ने किए, या उसके पूरे पावर ट्रांसफ़र हो गए थे क्राउन, ब्रिटिश क्राउन को। लेकिन लीगली जो है प्रॉपरली जो ट्रांसफ़र हुए वो 1877 में, तो उस समय वो दिल्ली दरबार हुआ था। सेकेंड जो हुआ था वो 1903 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अब उस समय क्या हुआ, तो उस समय लॉर्ड कर्जन ने खासतौर से फेमाइन जब ड्रॉट आया तो उसके बाद से ये काम किया उन्होंने। दिल्ली दरबार, दिल्ली को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया था और काफ़ी बेसिकली होता क्यों था ये दिल्ली दरबार? दिल्ली दरबार ये समझो कि जैसे जो वायसराय है यहाँ पर इंडिया के अंदर, जो वायसराय थे, वायसराय एक तरह से वो हेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे ब्रिटिश क्राउन का, और वहाँ पर इनको भी अपना ग्रेटिट्यूड जो है प्रॉपर देना पड़ता था ब्रिटेन के लिए। तो बेसिकली दिल्ली दरबार के पीछे जो मेन मोटिव होता था वहाँ के एम्परर या वहाँ के जो ब्रिटिश क्राउन है उसमें अपना ग्रेटिट्यूड शो करना। तो ये जो थर्ड दिल्ली दरबार था वो 1911 में यहाँ हुआ, 1911 में किया गया। उसके बारे में थोड़ा जाने, जिसमें कुछ क्या क्या हुआ था। बेसिकली आप सभी को मालूम है कि जो जॉर्ज फिफ्थ एम्पायर ऑफ इंडिया उनको घोषित किया गया था, वो यहाँ पर आए थे। बंगाल का जो पार्टीशन 1905 में किया गया था उसको यहाँ पर एनरोलमेंट समाप्त कर दिया गया था, ठीक, यहाँ ख़त्म कर दिया गया था। फिर कैपिटल का जो ट्रांसफ़र किया गया था वो कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया था, और उसके बाद दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको आगे। अब ये देखो, ये जो है हमारे बेसिकली ये किंग एम्परर है जॉर्ज फिफ्थ, और ये क्वीन जो है एम्प्रेस, वो दोनों ही यहाँ पर आए थे। दिल्ली दरबार जो है बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ा एक जो है यहाँ पर एक उत्सव किया गया था दिल्ली दरबार के फॉर्म में। तो दिल्ली दरबार में अलग अलग जो जगह के बेसिकली जो है राजा, जितने भी रियासतें थीं वहाँ के राजा यहाँ पर आते थे, अपना ग्रेटिट्यूड जो है वो जॉर्ज पंचम को यहाँ पर देते थे। तो काफ़ी भव्य आयोजन, एक बड़ा उत्सव किया गया था उस समय। तो दिल्ली दरबार के पीछे बेसिकली अपना ग्रेटिट्यूड शो करना, उनको दिखाना थर्ड को। और यहाँ पर जैसे ब्रिटिश ने कहा था कि ब्रिटिशर्स का ये था कि हम यहाँ एक जो है पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम साथ में लेकर के चलेंगे इंडियंस को। और 1909 में जो उन्होंने कोशिश करी थी कि जो बहुत सारे इंडियंस को काउंसिल में शामिल भी कर दिया जाए, लेकिन वो भी जो है उन्हें पूरी तरह से एक सेटिस्फाइड नहीं कर सका था। तो यहाँ पर एक बड़ी तैयारी, इस समय बेसिकली लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो वायसराय थे 1911 में। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग वायसराय हो गए थे। तो अलग अलग देखिए किस तरह से जो महाराजा दूसरी रियासतों के थे वो आकर के ग्रेटिट्यूड दे रहे थे यहाँ पर, ठीक। तो ये एक बड़ा भव्य आयोजन किया गया था। और इसी समय जो बड़े डिसीजन जैसे कि लिए, वो फिर से जो है बंगाल पार्टीशन के एनलमेंट कर दिया गया था। लेकिन उसमें क्या किया गया कि जो बंगाल के जैसे ख़ासतौर से अगर हम देखें जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे उनका, और दूसरे उड़ीसा का, इनको बंगाल से अलग कर दिया गया था। तो इससे जो मुस्लिम कम्युनिटी ख़ासतौर से थोड़ी सी नाराज़ थी, अब उनको भी थोड़ा सा कैसे सांत्वना देना था। तो उसके लिए एक क्या कर दिया गया था कि जो दिल्ली जो है वो बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी का एक तरह से उसमें काफ़ी वहाँ जो है मेजॉरिटी में थी। तो इसीलिए कैपिटल का ट्रांसफ़र जो है उनको एक कह सकते हैं कि खुश रखने के लिए भी किया गया। तो ट्रांसफ़र जो है कलकत्ता से उठा करके दिल्ली को कर दिया गया, लेकिन उससे भी लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। तो
बंगाल के लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो एक भव्य आयोजन इसमें किया गया था, कैसे लाल किले में जा, फिर उसके बाद जॉर्ज फिफ्थ पंचम गए, और जो एक मुगल के समय में एक जो प्रथा भी शुरू की गई थी कि झरोखा दर्शन, वो भी वहाँ पर उन्होंने किया। तो काफ़ी एक तरह से भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया था। उसी समय की एक बड़ी घटना है, वो है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जो है 1911 में, ये भी एक उस समय हुआ था। अब दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस क्या था? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में बेसिकली जो है लॉर्ड हार्डिंग जो वायसराय थे, उनका एक जुलूस जा रहा था, वो जा रहे थे। तो उस समय जो रास बिहारी बोस हैं, उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बॉम्ब फेंका था। तो लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जो है असैसिनेशन की उनको जो कोशिश करी गई थी, उसमें ये जो महावत, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ किस तरह से लॉर्ड हार्डिंग जो है इस पर बैठे हुए हैं, इसे जो है हौदा कहते थे, वहाँ पे बैठे हुए थे, और यहाँ ये महावत उनका आगे जो है ये उसके ऊपर बैठे थे। लॉर्ड वायसराय जो थे, लॉर्ड हार्डिंग, वो बैठे थे, और उनकी जो वाइफ थी वो भी उस पर बैठी हुई थी। तो यहाँ पर उनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा चोटें नहीं आए, महावत मारा जाता है, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग को भी काफ़ी चोटें आती हैं, काफ़ी उनको काफ़ी गहरी चोट आती है उसके बाद। तो लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था, और उसके बाद से ही जो है जितने भी रिवोल्यूशनरी जो थे उस समय उन्हें पकड़ पकड़ करके सारे अरेस्ट किए गए, उनको जेल में डाला गया। हालांकि जो रास बिहारी बोस हैं वो पकड़े नहीं जाते हैं, वो वहाँ से भाग के जापान चले जाते हैं। काफ़ी इंजर्ड हुए थे लॉर्ड हार्डिंग, और उसके बाद वो गदर मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होते हैं इसके साथ। लेकिन बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरी थे, जैसे अमीर चंद, बसंत कुमार विश्वास, ऐसे कई लोग पकड़ करके उन्हें, कई लोग को फांसी भी दे दी जाती है। तो काफ़ी जो है सप्रेस कर दिया गया था पूरी तरह से मूवमेंट रिवोल्यूशनरी। तो एक ये बड़ी घटना हुई थी, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था, जिसमें वो घायल हुए थे, उनको असैसिनेट करने की कोशिश करी गई थी। ठीक है। फिर उस समय जो है एक बड़ा वो है गदर पार्टी। अब गदर पार्टी के बारे में पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, गदर पार्टी क्या हुआ था और कैसे फॉर्म हुई थी। क्या हुआ कि 1904 के आसपास अगर आप देखोगे तो 1904 के बाद से जो है बहुत सारे पीपल जो है वो कनाडा माइग्रेट करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा अपने को अच्छी जगह पे वो करने के लिए, ठीक है, तो बहुत सारे लोग माइग्रेट करना चाहते थे वैसे, और वो उसमें से ज़्यादातर जो थे वो रिटायर सोल्जर्स थे, जो ब्रिटिश आर्मी से रिटायर होकर के, और वहाँ जाके वो सेटल होते थे वैंकूवर में। वैंकूवर देखोगे तो आपके कनाडा और जो है अमेरिका, यूएसए के बीच में एक आइलैंड टाइप का है, तो वहाँ पर जाके वो सेटल होना सभी चाहते थे। तो इसीलिए बहुत से लोग उस समय माइग्रेट हुए, लेकिन वहाँ पर जा कर के भी उनको जो है रेसियल डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ा था। तो रेसियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके पीछे वो क्या समझते थे, उसके पीछे जो बेसिक रीज़न जो है, जो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से इनका सामना उन्हें करना पड़ता है, वो है कि उन सब दूसरों को लगता था कि सबको ऐसा लगता है कि हम एक इंडिपेंडेंट, एक आज़ाद देश से बिलोंग नहीं करते, इसकी वजह से लोग हमारे साथ जो है सेकेंडरी या दोहरा बर्ताव करते हैं। तो उस समय जो दो थे, एक थे तारकनाथ दास और एक जीडी कुमार। तारकनाथ दास और जीडी कुमार, इन दोनों ने एक अलग से पॉलिटिकल बेस बनाने की शुरुआत की, एक अलग मूवमेंट। उनको ऐसा लगा कि अगर हम प्रयास करें और कोशिश करें तो ब्रिटिशर्स को जो है भारत से भगाया जा सकता है, और इसके लिए वहाँ पर उन्होंने शुरुआत करी। और उसमें सबसे पहले जो है तारकनाथ दास जो है, उन्होंने स्वदेश सेवक नाम से एक अलग सर्कुलेशन की शुरुआत करी, और जीडी कुमार ने फ्री हिंदुस्तान के नाम से, तो फ्री हिंदुस्तान के नाम से उन्होंने सर्कुलेशन की शुरुआत की, और बाद में यही जाके पॉलिटिकल एक्टिविटी का बेस बन गया, उसमें वो कन्वर्ट हो गया। लेकिन क्या हुआ, जब इसमें काफ़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होने लगी, तो 1910 के आसपास उनको कनाडा से निकाल दिया गया। अब कनाडा से निकाला गया तो वो सिएटल में जा कर के सभी बस गए। अब सिएटल में जब वो जा कर के बसते हैं, उसी समय एंट्री होती है लाला हरदयाल की। लाला हरदयाल जो है यूएस चले जाते हैं। अब सिएटल आप देखोगे तो सिएटल जो है वो यूएस में है, तो सिएटल से फिर सारी एक्टिविटी वो शुरू करने लगते हैं। लाला हरदयाल जा कर के वहाँ बसते हैं। लाला हरदयाल बेसिकली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसमें प्रोफेसर थे, और उनका एक
जबरदस्त माइंडसेट था उनका। ये मानना था कि अगर हम चाहें तो एक बड़ा अगर रिवोल्ट आर्म खड़ा करते हैं तो एक ताकत से ब्रिटिशर्स को जो है इंडिया से उखाड़ फेंका जा सकता है, उनको वहां से भगाया जा सकता है, माइग्रेट किया जा सकता है, भगाया जा सकता है। और इसी के लिए उन्होंने शुरुआत की वहां पर युगांतर, एक युगांतर नाम के सर्कुलेशन की शुरुआत की, उन्होंने सर्कुलर शुरू किया। और उसके अंदर वो क्या करते थे, जैसे लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जो बॉम्ब फेंका आर डी बोस ने, उसको बढ़ चढ़ के उसके बारे में उनकी तारीफों के पुल बांधा करते थे। और मतलब सारी जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत सारी एक्टिविटीज सर्कुलर में प्रिंट की जाती थी। और लाला हरदयाल जो थे, इन्होंने ही आगे चल के जो है सबसे पहले पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन फॉर्म किया, एक ऑर्गेनाइजेशन, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और यही जो है बाद में जाकर के गदर पार्टी में कन्वर्ट हुआ। ठीक, यही बाद में गदर पार्टी कहलाई। 1912 के आसपास इन्होंने ये एसोसिएशन फॉर्म किया था। तो और उसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक वर्किंग कमेटी बनाई। और वर्किंग कमेटी जो है उसने ये डिसीजन ले लिया कि भाई हम जो है एक न्यूज़पेपर वीकली निकालेंगे। ठीक, और उसका नाम रहेगा द गदर। गदर का मतलब होता है मूवमेंट, एक आंदोलन। ठीक, तो गदर से निकालेंगे और उसका हेडक्वार्टर भी सेट कर दिया गया। हेडक्वार्टर जो होगा वो होगा सैन फ्रांसिस्को। तो हेडक्वार्टर भी सेट कर दिया गया और उस हेडक्वार्टर का नाम युगांतर आश्रम रखा गया। और उसके अंदर जो उनके वर्कर होते थे, कार्यकर्ता होते थे, उन्हें गदर मिलिटेंट कहा जाता था। तो मतलब वो पूरी तरह से इसकी एक बड़े मूवमेंट, एक पॉलिटिकल बेस बनाने की उन्होंने शुरुआत कर दी। अब गदर मूवमेंट क्या, मिलिटेंट क्या करते थे, वो जो भी इंडियंस वहां पर रहते थे, फैक्ट्रीज में जो काम करते थे, उनके पास जाया करते थे। और जा करके वो क्या करते थे कि उनको ब्रिटिशर्स के बारे में पूरी बातें बताया करते थे, उनके अगेंस्ट जो भी चीज़ें थी, जिस तरह से वो हमारा शोषण कर रहे हैं और किस तरह से हम एक मूवमेंट खड़ा करें तो उनको हटाया जा सकता है। और वो जो है युगांतर और अनुशीलन जो भारत में काम कर रहा था, उन संस्थाओं की बढ़ के बड़ाई करते थे। मतलब ऐसी चीज़ें भरते थे उनके मन में ताकि उनका जो है खून खौल जाए और फिर वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाए। और इसने बहुत जबरदस्त सर्कुलेशन जो है आप देखोगे तो न सिर्फ वो यूएसए में बल्कि वर्ल्ड के सभी कोने में जहां जहां पर भी इंडियंस रहते थे वहां पर ये प्रिंट होने लगा और वहां पर युगांतर आश्रम फॉर्म होने लग गया, बनने लग गया। अब 1916 के आसपास आप देखोगे तो करीब 10 लाख से ज़्यादा उसकी प्रिंट कॉपी निकलने लगी थी। ठीक, तो काफ़ी इसने अपना विस्तार जो है वाइड लेवल पे कर दिया था। लेकिन उसी समय एक घटना घटती है, 1914 में लाला हरदयाल को अरेस्ट कर लिया जाता है। बेल पर बाद में उनको छोड़ा जाता है, लेकिन उसके बाद से ही लाला हरदयाल ने पूरी तरह से पॉलिटिकल रिटायरमेंट ले लेते हैं। वो बिल्कुल भी इन मूवमेंट से हट जाते हैं, तो वो एक तरह से किनारे हो जाते हैं और गदर मूवमेंट को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन ये गदर मूवमेंट यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। ये इसमें एक जबरदस्त जो बूस्ट आता है, वो एक घटना घटती है जिसको कहते हैं कामागाटा मारू प्रकरण, इंसिडेंट। क्या था वो थोड़ा सा जान लेते हैं। कामागाटा मारू जो है बेसिकली एक शिप था, एक वेसल था, एक जहाज़ था पानी का। वो क्या हुआ था, बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन जो एरा है, जो जोन है, उस साउथ ईस्ट एशियन में रहने वाले बहुत सारे इंडियंस ऐसा चाहते थे कि वो जाके कनाडा सेटल हो जाए। मोटिव क्या था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उनकी और अच्छी हो जाए, बेटर हो जाए, वहाँ उनको कई चीज़ें मिलें। और इसके लिए सबसे पहला उस समय जो प्रयास किया जो है वो बाबा गुरुदीप सिंह संधू, उन्होंने क्या किया कि कामागाटा मारू नाम का ये शिप जो है वो उन्होंने रेंट पर लिया। कहाँ से? जापान से लिया। ठीक है, तो जापान से उन्होंने ये रेंट पर लिया और उसके बाद शुरुआत उन्होंने करी उस शिप को ले जाकर इंडियंस को बैठा करके कनाडा ले जाने के लिए। और उन्होंने क्या किया, ये सबसे पहले उन्होंने जो इसकी शुरुआत की थी वो हांगकांग से करी। हांगकांग से उन्होंने शुरुआत की। हांगकांग से वो गए जहाँ पे करीब 164 के आसपास जो ट्रैवलर है, यात्री, उसमें सवार हो जाते हैं। उसके बाद वो जाते हैं याकोहामा,
फिर शंघाई, फिर याकोहामा, और फिर उसके बाद कनाडा, और कनाडा के बाद वो इस रूट से, यानी ये जो है ये रूट इधर से ये होते हुए वैंकूवर पहुंच जाते हैं। आप देखो कि वैंकूवर यहाँ पे है, तो सभी फिर वैंकूवर पहुंचते हैं, लेकिन वैंकूवर पे उन्हें उतरने नहीं दिया जाता है। वहाँ जो पोर्ट अथॉरिटी है वो उन्हें उतरने से मना कर देती है। ठीक, अब इससे सभी नाराज होते हैं, फिर रिवोल्ट भी होता है। फिर उसके बाद वहाँ पर जो है केस करते हैं, पिटीशन उन्होंने फाइल किया, लेकिन कनाडा गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी उनकी बातें नहीं सुनी। वहाँ से उन्हें वापस कर दिया जाता है, और फिर वो वापस यहाँ से सीधे जो है यहाँ पर कलकत्ता आ जाते हैं। रीज़न क्या था कि उसके पहले जो भी जैसे जापान, हांगकांग, सिंगापुर, सभी ने उनको लेने से मना कर दिया। रीज़न क्या था? क्योंकि रिवोल्यूशनर उन्हें रिवोल्यूशनर साबित कर दिया गया था। रिवोल्यूशनरी में उनका नाम, उनकी गिनती होने लग गई थी। इसकी वजह से उन्होंने उसमें उन लोगों ने उन्हें लेने से मना कर दिया, और वो अल्टीमेटली चले आते हैं कोलकाता, इंडिया वापस। अब बहुत ही थक के, हार के वो कोलकाता पहुंचे थे। कलकत्ता पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर उनका स्वागत किया ब्रिटिश सेना ने, ब्रिटिश आर्मी ने। उन्होंने सीधे उनको बोला कि सब उतरो और सीधे पंजाब निकलो। अब इससे, लेकिन वो थके हारे थे, नाराज थे। अब उनकी जो एक तरह से कह सकते हैं कि एक ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे, उनसे उनका एक लड़ाई शुरू हो जाता है। वो आपस में उनसे भिड़ गए। अब भिड़ने में क्या हुआ कि ब्रिटिश आर्मी ने भी काफ़ी सख्ती से उसे प्रेस करने की कोशिश की, और इसमें 18 जो है करीब सिख जो है मारे गए, क्योंकि 90% तो सिख ही थे उसमें। 18 सिख जो है वो मारे जाते हैं। हालांकि इसके पहले ही कनाडा जो नए प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने माफ़ी मांगी कामागाटा मारू के इस प्रकरण के लिए, लेकिन यहाँ पर सिख मारे जाते हैं। अब इससे जो वहाँ पर गदर जो मूवमेंट चल रहा था यूएस में, वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। अब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो आकर के अब इंडिया में अपना बड़ा मूवमेंट खड़ा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस समय का फ़ायदा भी लेना चाहते थे, क्योंकि 19 जो है 14 के आसपास शुरू हो चुका था, एक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत हो चुकी थी, और इसको भी वो कैश कराना चाहते थे, और इस मूवमेंट, और यहाँ पर भी आकर के एक मूवमेंट, एक म्यूटनी खड़ा करना चाहते थे। इसीलिए वो सीधे यहाँ पर आए, और आकर के उन्होंने रास बिहारी बोस को चेयरमैन इसका बनाया। रास बिहारी बोस उसके लिए रेडी भी हो गए, वो तैयार भी हो गए। मोटिव क्या था कि जो भी ब्रिटिश आर्मी के अंदर इंडियन सोल्जर्स हैं, उनसे कांटेक्ट किया जाए, उनसे मिला जाए, और मिल करके उनको शामिल करके उनको समझाया जाए, और इस तरह से एक बड़ा सिपाही मूवमेंट जो है वो हम खड़ा कर सकें। लेकिन उसके पहले ही ब्रिटिशर्स को पता चल जाता है इसके बारे में। अब ब्रिटिशर्स को पता चल जाता है, और क्या होता है मैं बताता हूँ। उसमें क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को पता चल जाता है, क्योंकि कृपाल सिंह एक पुलिस इन्फॉर्मर जो था, वो आकर के सारी बातें जो हैं बता देता है, और गदर पार्टी जो है, लास्ट नंबर पर जो लोग हैं वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं। और 19 फरवरी को एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट टू प्लान रिवोल्ट। ये सारी बातें जब जैसे कि पता चलती है, रिवोल्ट को बुरी तरह से दबा दिया जाता है। बहुत सारे लोग अरेस्ट होते हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गदर मूवमेंट जो है लगभग ख़त्म होने लगता है, फेल होने लगता है। अब इसमें से जैसे कुछ लोगों के बारे में है स्पेशल आपको बता दो, जैसे करतार सिंह, हरनाम सिंह, तुंदरीत सिंह, जगत सिंह एक्सेट्रा, ये सब जो है उस समय अरेस्ट होने के, ये अरेस्ट नहीं हुए थे। अब इनके पास ऑप्शन था कि ये अफ़गानिस्तान चले जाएं, लेकिन उन्होंने उसे मना कर दिए, जाने का फ़ैसला नहीं लिया। उन्होंने फ़ैसला भागने का नहीं लिया, और 2 मार्च 1915 को वो वापस आए, और दो दोस्तों फ्रेंड के साथ मिल करके वो चक नंबर 5 सरगोधा में आकर के जो मिलिट्री है वहाँ पर आकर के उन्होंने पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन और एक विद्रोह करने की शुरुआत की आर्मी के अंदर। लेकिन वहाँ पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन सभी को गिरफ्तार करने के बाद जो है, लेकिन एक उसमें खासतौर से करतार सिंह है, उनका नाम जो है काफ़ी उनकी बहादुरी जो है वो फेमस है। इस बारे में क्या हुआ, भगत सिंह खुद, जो भगत सिंह इनको अपना गुरु भाई मानते थे, और
इनको सभी और इनका जो है लुधियाना और पंजाब में भी इनके स्टैचू है। और नानक सिंह ने इनके ऊपर एक नॉवेल भी लिखा है, एक म्यान दो तलवारां नाम से उन्होंने ये नॉवेल भी लिखा है उनके ऊपर। तो इन सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है। जज जो है जो हियरिंग हो रही थी ट्रायल के समय से काफ़ी इम्प्रेस होता है इनकी बहादुरी पे, इन सब देख करके। लेकिन अल्टीमेटली 63 जो अरेस्ट किए गए थे उसमें से 24 जो गदराइट्स थे उनको डेथ पेनाल्टी, डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। करतार सिंह भी उनमें से एक थे। करतार सिंह को इनमें से सबसे डेंजरस माना जाता है और उनको कहा जाता था कि जो उन्होंने किया है उसको लिए उनको बिल्कुल भी ऐसा गलत नहीं उस चीज़ को समझते थे, उनको प्राउड था उसके ऊपर। और 16 नवंबर 1950 को 19 एज में उनको फांसी दे दी जाती है। तो इस तरह से फिर पूरी तरह से गदर मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी रास बिहारी बोस पकड़े नहीं जाते हैं और उनके बारे में कहा जाता है वो वहाँ से भाग करके जापान चले जाते हैं। और जापान में बल्कि वो उनकी शादी भी हो जाती है, उनकी मैरिज हो जाती, शादी कर लेते हैं। इस समय भी एक उस समय एक हुआ था, उस समय जब वर्ल्ड वॉर चला था नोबेल प्राइज़ मिला था उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर। मैं यहाँ पर इसलिए बता दे रहा हूँ, प्रीलिम में कई बार पूछा जाता है। टैगोर को उस समय नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए मिला था उस समय, उन्होंने बाद वापस भी कर दिया इसको। तो ये पूरी तरह से जो गदर मूवमेंट है उस समय ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है।